हम क्या कर रहे थे? अकाउंटिंग टर्म्स। थोड़ा अंदर अंदर नहीं होगा भाई, भी अंदर आके बैठ जाएंगे। ठीक है? ठीक है ब्रो, डन। ठीक है। अकाउंटिंग टर्म्स में हमने जो लास्ट किया था वो क्या था? बैड डेट। याद होगा आपको, कुछ किया था ना बैड डेट? ठीक है। ये पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं बैड डेट? कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसे लेने हैं। हाँ, जिनसे नहीं मिलने वाले हैं। जिनको हमने पैसे जिनको हमने पैसे लेने हैं, बार बार रिमाइंडर भी दे दिए, सब कुछ कर दिया, बट अभी पैसे ना मिल रहे हैं और ना फ्यूचर में मिलने की कोई उम्मीद है। वो हो गया हमारा बैड डेट। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हमें बात करनी थी एसेट्स की। अब हमें किसकी बात करनी थी? एसेट्स की। एसेट्स का मतलब क्या हो गया? एसेट्स का मतलब क्या हो गया? जैसे आपके पास बाइक है तो वो क्या है आपका? एसेट। आपके पास घर है तो आपका क्या है? एसेट्स है। आपके पास कोई मशीनरी है तो क्या है? एसेट्स है। आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो क्या आपका? एसेट है। आपके घर पे कैश पड़ा हुआ है, क्या है? एसेट्स है। आपके पास ज्वेलरी पड़ी हुई है, क्या है आपका? एसेट्स है। ठीक है। तो कोई रिसोर्सेज या कोई प्रॉपर्टीज, जो भी बिजनेस ओन करता है, जिसका भी बिजनेस क्या है, मालिक है, एक तरीके से कह सकते हैं, वो क्या है? उसके एसेट्स है। ठीक है। तो हम कहते हैं प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज। प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस। ओन्ड बाय बिजनेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कैश हो सकता है। ठीक है। मशीनरी हो सकती है। बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है। फर्नीचर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी रिसोर्स है, जिससे हमें क्या मिलनी है? इनकम मिलनी है। ठीक है। जिसको क्या करता है? बिजनेस ओन करता है। वो सारे क्या है? उसके एसेट्स है। जैसे हम अपने ऊपर ही लेके चले, जैसे हमारे सेंटर है तो ये फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट्स है। जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं, क्या है? हमारे एसेट्स है। ठीक है। ओके। कंपनी का बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है, क्या है? एसेट्स है। ठीक है। कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, क्या है? एसेट्स है। ओके। ये सारे क्या है? एसेट्स है। अब एसेट दो तरीके के होते हैं। एसेट्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है करंट एसेट्स। एक क्या होते हैं? करंट एसेट्स। दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। दूसरे कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स। वन इज करंट एसेट्स एंड अनदर वन इज नॉन करंट एसेट्स। मनोज जी बताएंगे करंट एसेट्स कौन से होते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते। देखो भाई भाई आप, मनोज भाई, सचिन भाई बताएंगे नॉन करंट एसेट्स। कह रहे हैं उसका उल्टा। मतलब जो बेसिकली जिसको बिजनेस क्या करता है, लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रखता है अपने पास, है ना? लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रखता है। हम ये कह सकते हैं कि उसको बेचना हमारा मकसद नहीं होता, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। क्लियर? तो पहले करंट एसेट्स की बात करते हैं। मैं कह सकता हूँ हेल्प फॉर शॉर्टर पीरियड। पहली बात तो ये कह सकता हूँ, मतलब हम इसको कैसे करेंगे? थोड़े से समय के लिए होल्ड करते हैं बिजनेस को बस। ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह सकते हैं हम, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, पर कब, विद इन ए ईयर। ठीक है, अब कैसे एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास स्टॉक। क्या है? स्टॉक। हम कोई भी माल खरीदते हैं तो क्या उम्मीद लेके खरीदते हैं कि भाई ये हम जल्दी बेच देंगे। हम तो ये चाहते हैं कि भाई आज हमने माल खरीदा और कल कल ही कल मेरा सारा बिक जाए, या ये सोच के रखते हैं कि नहीं यार, कम से कम साल भर दुकान में सजा के रखूंगा, फिर अगले साल सोचूंगा कि बेचना है कि नहीं बेचना। ऐसा सोचते हैं? नहीं ना। हम तो स्टॉक खरीदते हैं भाई, कोई भी चीज परचेज करते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि भाई ये जल्दी जल्दी क्या हो जाए, निकल जाए, हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाए, है ना। और उसको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट भी कर देते हैं। वो अलग बात है, कुछ डेड स्टॉक बच जाता है तो वो अलग बात है। ठीक है, तो स्टॉक है, इसको हम क्या चाहते हैं, एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना। भाई कम रेट में कर दो, पर कर तो सकते हो। मेरे पास स्टॉक है, कोई आइटम है, नहीं बिक रही, नहीं बिक रही, चलो जी डिस्काउंट में निकाल दो, हो जाता है ऐसे भी। तो हम इसको एक साल के अंदर अंदर कैश में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब कोई डेटर है आपका, कोई क्या है, डेटर है, आपने किसी को माल बेचा उधारी पे। अब क्या सोच के उसको माल देते हैं कि भाई ये महीने, 2 महीने, 3 महीने में दे देगा वो आपकी, जितनी भी हमारी टर्म डिसाइड हुई है, या ये सोचते हैं कि 4-5 साल बाद देगा। हम तो एक साल के अंदर अंदर ही उसको क्या कर देते हैं, कैश में कन्वर्ट कर देते हैं ना, है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारे करंट असेट्स हो गए, मतलब जिनको हमने करंटली ही क्या करना है, कैश में कन्वर्ट। ठीक है, तो आप कभी जब बैलेंस शीट देखोगे तो वहां ऐसे आपको मिलेंगे करंट असेट्स करके एक हेडिंग मिलेगी, तो उसके अंदर आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, या आप डिसाइड करोगे भाई कौन सा एसेट मेरा करंट असेट्स है, कौन सा एसेट नॉन करंट असेट्स है। ठीक है, पहले करंट असेट्स का समझ आ गया। हाँ जी, है ना, समझ आ गया, करंट असेट्स को समझ आ गया, मतलब जिसको हमने एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना है। उसको थोड़ा सा स्लो कर दें पंखे को। ठीक है, करंट असेट्स जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको बिजनेस क्या करेगा, छोटे से पीरियड के लिए होल्ड करके रखेगा बस, फिर निकल जाएंगे वो। नॉन करंट असेट्स, ये मैं कह सकता हूँ कि, ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, इसमें एग्जाम्पल आएंगे जैसे बिल्डिंग, जैसे कोई मशीनरी, है ना। जैसे सपोज करो बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए एक बिल्डिंग बनाई, तो क्या ये सोच के चल करते हैं कि यार 3 महीने में बिल्डिंग बेच देंगे, ये सोचते हैं ना भाई बिल्डिंग तो सालों साल चलेगी हमारी। जैसे हमने ये सिस्टम लिए हुए हैं, इतने कंप्यूटर लिए हुए हैं, तो हमने क्या सोचा कि भाई ये लंबे टाइम तक हमारे चलेंगे, अगर तुम लोगों की कृपा रहेगी तो, है ना। और कृपा नहीं रही तो फिर खत्म कहानी। तुम चाहो तो कीबोर्ड एक दिन में तोड़ दो, और चाहो तो उसे चलने दो सालों साल, है ना। तो ये बिजनेस क्या करेगा, ये लंबे समय के लिए होल्ड करके रखेगा अपने पास। मतलब जैसे हमने मशीनरी ली, तो हमारा ये मकसद रहेगा कि इस मशीनरी को हम क्या करें, बहुत लंबे टाइम तक यूज करें, सालों साल तक यूज करें, इससे चीजें बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे, है ना, है कि नहीं है। ऐसा ही होता है ना, ये ऐसा इरादा रहता है कि भाई मशीनें हम 3 महीने में बराबर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो जो बिजनेस जो है, ऐसे एसेट्स जिनको हम लंबे समय के लिए रखेंगे अपने पास, ठीक है, वो क्या हो गया, हमारे नॉन करंट एसेट्स। और जो छोटे पीरियड के लिए होते हैं वो क्या होते हैं, करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स में कौन सी कैटेगरी आ जाएगी हमारी, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गए, स्टॉक हो गए, ये सारी चीजें। ठीक है, और नॉन करंट में कौन कौन से आ गए, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, है ना। इतना क्लियर हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गए, ये सारी चीजें ना। अब नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं उसमें भी दो कैटेगरी आती है, नॉन करंट एसेट्स में भी दो कैटेगरी और आती हैं। एक को बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, एक को क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स,
एक को बोलते हैं नॉन टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल है, इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? हाँ, जिनका बेसिकली कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम छू सकते हैं। और नॉन इंटेंजिबल में कौन सा आ गए, है ना, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब इसमें जैसे ये तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे हमने कहा बिल्डिंग, बिल्डिंग इस वाली कैटेगरी में आ गई। जैसे मैंने कहा मशीनरी, ये तो इस कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी चीजें आती हैं, इसमें आएगा जैसे गुडविल। अब गुडविल क्या होता है, गुडविल क्या होता है? जैसे देखो, गुडविल के बारे में अगर हम बात करें, डोमिनोज का पिज्जा किस किसने खाया है? सबने खाया है, ठीक है। तो, भाई हकीम भाई, तुमने नहीं खाया? तुम एक काम करो, यहाँ से गाड़ी पकड़ो और जहां तुम्हें डोमिनोज मिले वहां तक जाओ। श्रीनगर में है तो श्रीनगर तक जाओ और पहले पिज्जा खा के आओ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें गुडविल समझ आएगी। फिर एक पिज्जा तुम यहाँ का भी खाना जो लोकल का हो, तब ज्यादा बढ़िया समझ आएगी, है, ठीक है। देखो अब क्या है, जैसे अब हमें पता है कि डोमिनोज का ज्यादा अच्छा है ना। अब डोमिनोज की क्या बिकती है, फ्रेंचाइजीज बिकती हैं। भैया फ्रेंचाइजी अगर उसके लेने जाओगे तो अच्छा खासा अमाउंट उनको देना पड़ेगा, फिर जो आपकी सेल होगी उसके ऊपर भी उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी आपको, है ना, कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा। तो वो क्यों बेच पा रहा है अपनी ऐसे फ्रेंचाइजीज, क्यों बेच पा रहा है? क्योंकि उसने मार्केट में इज्जत कमाई हुई है अपनी, उसकी एक रेपुटेशन बनी हुई है कि हाँ भाई पिज्जा खाना है तो डोमिनोज का खाना है ना। कई चीजें होती है ना, जैसे हाँ भाई नमक खाना तो किसका, काफी, है ना। हाँ, तो पता उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, एक उनकी क्या है, गुडविल है मार्केट में। तो वो जो गुडविल है वो भी तो कंपनी की एसेट्स हो गई ना। भाई आज हम किसी को फ्रेंचाइजी देंगे भाई 50 लाख रुपए लाओ, उसके बाद हमारी फ्रेंचाइजी खोलो, तो उससे तो कंपनी ने पैसा कमाया ना, है कि नहीं है। तो वो भी क्या है, कंपनी का एसेट है, ठीक है। तो उससे कौन सा एसेट है वो, इंटेंजिबल एसेट है। अब ऐसा तो नहीं है कि गुडविल आज ही और कल खत्म हो जाएगी, तो लंबे समय तक के लिए रखनी है ना, बनाए रखनी है हमें। तो नॉन करंट एसेट्स है वो भी, ठीक है। तो गुडविल जो कंपनी ने एक रेपुटेशन बनाई है मार्केट में, वो गुडविल है उसकी, ठीक है। तभी वो अपनी फ्रेंचाइजी बेच पा रहा है ना। हम जाएंगे तो हमारी कोई ले लेगा फ्रेंचाइजी, और यार भाई, है ना, ऐसे ही तो होता है। और जैसे बहुत आए थे बीच में और भी, जैसे एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लोग ले रहे थे, जिन जिनको अपना बिजनेस डुबाना था, है ना। सारे ही डूबे मेरे ख्याल से, जिसने जिसने भी दी, ऐसे सुनने में आया। ओके, डॉली चल रहा है अभी, चलेगा चलेगा, डॉली डॉली भी चलेगा, डॉली चल रहा है डॉली। अब तो मतलब बहुत से चीजें आ गई ना, ये बड़ा पाव वाला, वो चाय वाला, ये कॉफी वाला, है ना। ऐसे अब हर कोई ऐसे ही कर रहा है थोड़ा सा। अब देखो शुरुआत किसने की थी, एमबीए चाय वाला ने की थी, ठीक है। ओके, तो करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स समझ आ गई। नॉन करंट में भी दो कैटेगरी है, वाले भी तो लास्ट में नॉन की बेहतर पीडीएफ है जब। नॉन करंट में भी दो कैटेगरी, टेंजिबल, इनटेंजिबल। देखो याद भी करने साथ साथ में ना, ठीक है। सबसे पहले तो एक बार बताओ एसेट्स क्या हुए, एसेट्स क्या होते हैं, मतलब किन को बोलेंगे हम भाई हमारे एसेट्स हैं। अच्छा, मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज या, है ना, या कोई भी रिसोर्सेज जो बिजनेस क्या करता है, ओन करता है, ठीक है। मतलब ओन करने का मतलब हो गया मैं उसका मालिक हूँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। वो क्या हो गया हमारे एसेट्स। सबसे पहले एसेट्स को दो कैटेगरी में बांटेंगे, करंट एंड नॉन करंट।
ठीक है। करंट एसेट्स जिनको एक साल के अंदर अंदर हम क्या कर देंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे। जिसको बिजनेस क्या करेगा, छोटे से पीरियड के लिए होल्ड करके रखता है बस, थोड़े से पीरियड फिर निकाल दिया, थोड़े से पीरियड फिर निकाल दिया। दूसरा नॉन करंट एसेट जिसको हम लंबे समय के लिए होल्ड करके रखेंगे। क्लियर हो गया है ना। अच्छा, नॉन करंट में भी दो कैटेगरी हमने बताई, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट बिल्डिंग हो गया, मशीनरी होगी, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, मतलब हम जिनको टच कर सकते हैं, जिनको छू सकते हैं। और इनटेंजिबल में जैसे गुडविल हो गया, है ना, रॉयल्टी हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें। ठीक है, डन हो गया ब्रो, समझ आ गया। ठीक है, असेट्स अगर आपको समझ आ गए हैं, अच्छा चलो इसी में थोड़ा और आगे चलते हैं। पहले मैं लाइबिलिटी बताता हूँ आपको, फिर दोनों में हम जो है इसी को हम थोड़ा कंपैरिजन करके कुछ एग्जांपल लेंगे। अब आता है लाइबिलिटी। कंपनी की कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, है ना। अब मुझे ये बताओ, एसेट्स आपको समझ आ गए थे ना, अब लाइबिलिटी का बताओ, लाइबिलिटी का मतलब क्या समझ आ रहा है आपको, भाई ये मेरी लाइबिलिटी है यार, इसका मतलब देनदारी है, मतलब बिजनेस ने कुछ देना है जो अभी हमने दिया नहीं है, ठीक है, बट हमने देना है उसको, ठीक है, बिजनेस हैज टू पे समथिंग, ठीक है, ओके, तो वो क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी रिफर्स टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, इट डोनेट्स द अमाउंट व्हिच बिजनेस ओज टू अदर्स, ठीक है। अच्छा, ये दो चीजें हैं, आई होप आपको पता होगा इनका मतलब ना, आगे पीछे सबको। ये ओन का मतलब क्या हो गया, ओन का मतलब बताओ इनको भी। ओन का मतलब हो गया, देखो जिसका मैं मालिक हूँ एक तरीके, ठीक है, जो हमने कहा था ना प्रॉपर्टीज एंड रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन करता है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मैं इन चीजों का मालिक हूँ। ओ का मतलब क्या हो गया, ओ का मतलब हो गया जो मैंने आपको देना है, जो मेरी लाइबिलिटी है। तो कई बार आपने सुना होगा ना, व्हाई शुड आई नॉट पिक योर कॉल, आई ओ नथिंग टू यू, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, भाई मैं तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाऊंगा, कौन सा मैंने तुम्हारा कुछ देना है, ऐसा नहीं बोलते गुस्से में। अच्छा तो मैं बोला कि कैसे डन के बाद डन मिलते देखिए, के दिवार मिलती हो, है ना। तो मतलब ये मैं आपको क्यों बता रहा था, क्योंकि आपको कहीं पे लिखा मिल सकता है ना, कहीं पे ये ऐसा लिखा मिल सकता है, कहीं पे ऐसे लिखा मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ओन का मतलब कोई चीज जो मैं, जिसका मैं मतलब मालिक हूँ, जो मेरी अपनी है। ओ का मतलब जो मेरी देनदारी, ठीक है। लाइबिलिटीज भी दो तरीके की होती हैं, तो मतलब ये क्या होगी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। ये कौन सी वाली ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऐसी वाली ऑब्लिगेशन नहीं कि तूने मुझे गाली दी थी तो अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं भी कहीं ना कहीं इसका बदला लूंगा। हम किसी का उधार नहीं रखते, वो वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो ये कौन सी ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ठीक है। भाई कौन सा अमाउंट, जो अमाउंट हमने पे करना है किसी को, अभी पे किया नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटीज हो गई, ठीक है। तो बिजनेस के लिए हम यहाँ पे लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ठीक है। हमारी जो है अपनी पर्सनल लाइफ में तो कई तरीके की लाइबिलिटीज हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी फाइनेंशियल हो, है ना, ओके। तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की। ये भी अगेन करंट भी होती है और नॉन करंट भी होती है, करंट भी होती है, नॉन करंट भी होती है, डोंट वरी, इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ कौन सी होती है, करंट एंड नॉन करंट। अगेन वही बात, जैसे करंट एसेट्स होते थे वैसे ही करंट लाइबिलिटीज भी होती है। भाई अगर हम किसी चीज को कैश में एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको करंट एसेट्स बोल रहे हैं, तो इट मींस अगर हमारा कोई डेटर है तो हम भी तो किसी के डेटर है ना, तो वो भी तो हमें अपने करंट एसेट्स में गिन रहा होगा। इसका मतलब हमें भी जो लाइबिलिटीज जल्दी फ्यूचर में पे करनी है, नियर फ्यूचर में पे करनी है, एक साल के अंदर अंदर ही मान के रखते हैं पे करनी है, तो क्या बन जाएंगी हमारी करंट लाइबिलिटी।
जो जल्दी फ्यूचर में हमें पे करनी है। भाई किसी से हमने पैसा लिया हुआ है, पैसा सॉरी, किसी से हमने माल लिया हुआ है उधारी पे, तो देना पड़ेगा ना, जल्दी पे करना पड़ेगा ना। किसी से हमने बोले 3 महीने के लिए यार उधार दे दो, वो भी क्या हो गया, हमारी करंट लायबिलिटीज हो गई, जो हमें जल्दी फ्यूचर में पे करना है। ठीक है, अब लोन है तो एक को मैंने बोला भाई 2 महीने में वापस दे दूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, तो मेरा करंट लायबिलिटीज में आएगा। किसी को मैंने बोला भाई 7 साल रुकना पड़ेगा, तो मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज है ना। तो मतलब करंट लायबिलिटीज कौन सी हो गई, जो हमें जल्दी फ्यूचर में पे करनी है। हम मान के सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर हमें इनको खत्म करना है। ठीक है, अब ये लॉन्गर पीरियड की लायबिलिटी है हमारी। ये कौन सी है, लॉन्गर पीरियड की, मतलब जैसे आपने कई बार देखा होगा कुछ लोन कैसे होते हैं हमारे, 5 साल में पे करने हैं, 7 साल में पे करने हैं, है ना। तो वो क्या हमारी, वो नॉन करंट है हमारे, मतलब आराम से खाते पीते, है ना। कई बार करंट लायबिलिटी को तुम लोग क्या बना देते हो, नॉन करंट बना देते हो खुद से, है ना। दे दे भाई, हो ना, दे दे भाई, है ना। धीरे धीरे कर 3 साल 4 साल, फिर जो है मांगने वाला ही छोड़ देता है, मांगने वाला ही छोड़ देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे आपने कई बार नोट किया होगा ना, आज मनोज भाई है, हम किसका एग्जांपल लेंगे, मनोज भाई। मनोज भाई ने ए नाम के बंदे को लोन दिया, अभिषेक को ये लो बंदा भी निकल गया। ठीक है, वाकई में दिया है, दिया है वाकई में। ठीक है, अब इन्होंने इसको लोन दिया है, तो अब क्या होगा, अंकित मानो नहीं यार, अंकित भाई को मत मारो, क्योंकि मैं आगे कुछ ऐसी बातें बोल सकता हूँ कि दोस्ती खराब हो सकती है ना। तो अब जो है मनोज भाई लोन लेने जा रहे हैं, डिसाइड क्या हुआ है कि भाई 3 महीने में पेमेंट हो जाएगी, भाई कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए दिया है, कितना दिया, 1 लाख रुपए दिया है। अब मनोज भाई ए के पास गए 3 महीने बाद, कह रहा भाई अभी तो दिक्कत चल रही है यार, तो इसके हो गए 6 महीने। ठीक है, अब हो गया 1 साल। अब 1 साल बाद मनोज भाई सिर्फ ऐसा नहीं बोलेंगे मुझे मेरा पैसा दो, इनको एक कोई इमरजेंसी भी लेके जानी पड़ेगी साथ में, कि भाई मेरा जो है ना घर का पुस्ता टूट गया पूरा, अब बहुत ज्यादा जरूरत है, अब दे रहा है तो बता दे यार, है ना। तो मतलब 1 साल के बाद जब नॉन करंट बन जाएगी, तो आपको सिर्फ पैसे लेने अकेले नहीं जाना है, आपको अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी लेके जाना है कि मुझे पैसा क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये नॉन करंट में ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। फिर भी हो सकता है कि ये बोलें कि भाई देखो मैं 1 लाख तो नहीं दे सकता, और तू एक काम कर अभी 30,000 रुपये ले जा। ठीक है, फिर जब बचे 70,000 रुपये के लिए, 1-2 साल बाद ही बात होगी फिर तो, फिर उसके लिए भी एक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन लेके जाना पड़ेगा कि मुझे मेरे पैसे क्यों चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखें कि आपने देना है एक को कि नहीं देना है, कैसे। नहीं, अगर मनोज भाई ऐसा बोलते हैं तो हमें दे दो, ऐसा कहीं नहीं चलता, ये तो मजाक वाली बात थी। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि किसी बंदे ने, एक्चुअल घटना है ये, भाई सपोज बी ने जे को लोन दिया। ठीक है, अभी बेचारा मांग मांग के थक गया, इसको नहीं मिले वापस। तो अब आई इसकी छोटे भाई की शादी, इसका एक यंगर ब्रदर जिसकी क्या है शादी आई, तो शादी में तो भाई लोग पहले तो लोन लेते हैं, नहीं तो एटलीस्ट जिनको दिया है उनके तो वापस मांगते ही हैं। तो बी भाई ने जे भाई को लोन दिया था, अब इनकी शादी है, इनके छोटे भाई की, इनका नाम है सपोज एन। ठीक है, तो इन्होंने कहा इससे कि भाई देख यार, मेरे पैसे जो थे वो वापस दे दे यार, मेरे छोटे भाई की शादी है। तो इनसे पैसे तो नहीं आए, बट एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, रिप्लाई आया इनका कि देख जिसकी शादी है ना उसको खर्चा करने दे, तेरी शादी थोड़ी है, अगर तेरी होगी तो बात करियो। ठीक है, तो दुनिया में ऐसे भी ये केस सच में हुआ है, ये केस सच में है। ठीक है,
अब हम किसी का नाम नहीं बोलेंगे, बट ऐसा हुआ है कि भाई तेरी शादी थोड़ी है, तेरे छोटे भाई की शादी है, तो खर्चा तू क्यों करेगा, खर्चा तेरा छोटा भाई करेगा। ठीक है, पर खैर छोड़ो। अब आपको समझ आ गया होगा कि नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। अगर आपने पैसा दिया है तो आप कह सकते हो कि वापस आने तक पता नहीं है कि करंट है कि नॉन करंट है, फिर है भी कि नहीं है, एक बैड डेट में जाएगा। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज जो हमें जल्दी पे करनी है, ठीक है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हमने आराम से पे करनी है, खाते पीते पे करनी है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज और एसेट्स देखो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब मुझे आप एक चीज बताओ, हमने कहा कोई रिसोर्सेज या कोई प्रॉपर्टी, हमने एसेट्स के बारे में ये कहा, हमने लाइबिलिटीज के बारे में क्या कहा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, हम चलते हैं ड्यू बेसिस पे, जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो एक्रूअल बेसिस पे करेंगे। ठीक है, किस बेसिस पे करेंगे, एक्रूअल बेसिस, जिसे हम ड्यू बेसिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब जो चीज ड्यू हो गई तो हम उसकी एंट्री कर देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट हुई कि नहीं। समझ गए, मतलब पेमेंट हुई कि नहीं हुई हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा ड्यू हो गया हम एंट्री करेंगे। अब मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना ये एसेट्स में जाएगा कि लाइबिलिटीज में जाएगा। मनोज भाई गर्मी लग रही है, धूप तो लगी रही है यार, ये आगे होगा नहीं यार इससे ज्यादा ना। ठीक है, ऐसे भी ठीक है ना, वैसे भी करंट है। हाँ सही बात है भाई। ठीक है, अब मुझे बताओ, सैलरी, SALAR है, ठीक है, मेरे को स्पेलिंग आती है, ये ऐसे ही लिखा गया, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब इसे मैं पूरा इसलिए लिखा क्योंकि मैं आगे छोटा भी लिख रहा हूँ पर आपको समझ आ जाए। हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग। मुझे बताओ ये एसेट्स है कि लाइबिलिटी है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। आपकी, आपने स्टाफ से काम करवाया, सैलरी ड्यू हो गई बट आपने अभी पे नहीं, बताओ ये आपकी लाइबिलिटी बनेगी बिजनेस की या एसेट्स है या क्या है, कुछ तो होगा। ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। एक चीज तो ध्यान रखना आपने, कहीं पर भी आपको वर्ड मिल जाए आउटस्टैंडिंग, कहीं पर भी वर्ड आपको मिल जाए पेबल, तो हमेशा ही क्या होंगी हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, किसी को हमने एडवांस, एडवांस गिवन, एडवांस दिया है, हमेशा क्या बनेगा, एसेट्स बनेंगे हमारे। एडवांस दिया है, एडवांस गिवन जरूरी नहीं है, ऐसा ही लिखा मिले आपको, कहीं पर आपको लिखा मिलेगा प्रीपेड। ठीक है, कहीं पर एडवांस लिखा मिल सकता है, कहीं पे प्रीपेड लिखा रह सकता है। तो प्रीपेड का मतलब क्या हो गया, जो हमने पहले ही पे कर दिया, ये हमारे क्या बनेंगे, एसेट्स बनेंगे। ठीक है, आगे आपको एंट्रीज करने के लिए मिलेंगे। सैलरी हमारा क्या है, मतलब ये मत सोचना मैं सैलरी ले रहा हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि ये बिजनेस पे करेगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो सैलरी क्या है हमारे लिए, सैलरी क्या है एक्सपेंस नहीं बनेगा, सैलरी क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अगर ड्यू हो गई नहीं पे किया तब हमारी वो लाइबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, ओके, एंट्री तब क्या बन जाएगी, अगर मैं बोलूंगा सैलरी पेएबल तो क्या बन जाएगी, मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। बिजनेस रेंट पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है तो इट मीन वो क्या उसका एक्सपेंस ही है ना। मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये मेरे लिए क्या है, बताओ बताओ, ये क्या है मेरे लिए, एसेट्स है हमारे लिए, और खाली इंश्योरेंस लिखा है मैंने तो, ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, ये वही बिना खर्च गाड़ी इंश्योरेंस करना ये है ना, इट मीन ये क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है। अच्छा, अब इंश्योरेंस को प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे बनाएंगे हम, इंश्योरेंस का कौन सा पार्ट प्रीपेड इंश्योरेंस में जाएगा, ऐसा तो नहीं हम कि हम जो है अगर इंश्योरेंस 1 साल की कर रहे हैं कंपनी वालों को 5 साल का पैसा दे दें, ऐसा तो नहीं है ना, या तो 5 साल की इंश्योरेंस करेंगे। तो ये प्रीपेड में कैसे जाएगा, जैसे सपोज करो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ और खत्म कहाँ पे होगा, 31 मार्च 26 पे। तो जरूरी थोड़ी कि आपकी इंश्योरेंस 1 अप्रैल से ही शुरू होती हो, आपकी इंश्योरेंस 1 अक्टूबर से भी तो शुरू हो सकती है।
है ना। आपने आज गाड़ी ले ली और आज आपने इंश्योरेंस करवा दिया, 1 अक्टूबर को आपने क्या करा दिया, करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 तारीख को हमने क्या कर दिया, इंश्योरेंस करवा दिया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना, यहाँ से यहाँ तक हम जो खर्चे करेंगे, जो एक्सपेंसेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे ना, वो सिर्फ 31 मार्च तक के खर्चे ही डालेंगे। हम ये थोड़ी बोल सकते हैं यार कि अगले 2 साल में, आने वाले 2 सालों में मैं फला बंदे को इतनी सैलरी दूंगा तो इसी में सारे डेबिट कर दो, इसी में सारा खर्चा दिखा दो। ऐसा तो नहीं होगा। उससे क्या होगा, हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट तो निकल ही नहीं पाएगा ना साल का। भाई अगर मैं पर डे का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, अगर मैं आज की इनकम लूंगा तो आज ही के एक्सपेंस भी तो लूंगा। ये थोड़ी कि मैं आने वाले 10 दिन के एक्सपेंस ले लूं और इनकम आज की ले लूं, तो ऐसा तो हर जगह लॉस आएगा। ऐसे तो किसी कंपनी में प्रॉफिट आएगा ही नहीं। फिर इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे। भाई इस साल मेरा प्रॉफिट आ रहा था 10 लाख रुपए, मैंने गवर्नमेंट को बोल दिया अगला साल तो मेरा 30 लाख का खर्चा होना है, तो 10 लाख का प्रॉफिट और 30 लाख के खर्चे घटा दो, मेरा 20 लाख का लॉस हो गया। फिर अगले साल गया, वहां भी प्रॉफिट हुआ, अगले साल मैंने 3 साल के खर्चे बता दिए उनको, तो ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। तो हमें उसी साल के खर्चे लेने, ठीक है। खर्चे कहाँ तक के लेने, हमें सिर्फ 31 मार्च तक के ही खर्चे लेने। भाई 31 मार्च को अपनी बुक क्लोज कर देंगे, उसके बाद 1 अप्रैल से नई वाली बुक शुरू होगी, ठीक है। तो जब हमने सारी इनकम 31 मार्च तक की लेनी है, तो सारे एक्सपेंसेस 31 मार्च तक के ही लेने हैं। अब इंश्योरेंस जो हमने कराई वो 1 अक्टूबर 2025 को कराई, और ये एक्सपायर कहाँ पे होगी मेरी, 30 सितंबर 2026 पे। यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, ये एक्सपायर हो जाएगी 30 सितंबर 2026 तक की। मतलब फाइनेंशियल ईयर तो मेरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, दिस इज माई एक्सपेंस, दिस इज माई एक्सपेंस, बट दिस पार्ट इज नॉट माई एक्सपेंस। क्या ये मेरा एक्सपेंस है, मतलब एक्सपेंस है, बट क्या इस साल के लिए एक्सपेंस है 31 मार्च 2026 तक के लिए, नहीं। भाई वो किस साल के लिए एक्सपेंस होगा मेरा, जो 1/4/26 से शुरू होगा और 31 मार्च 27 पे खत्म होगा, उस साल के लिए एक्सपेंस है। तो इस साल के लिए, वो करंट ईयर जो हम बात कर रहे हैं 25-26 की, उसके लिए ये जो पार्ट है ना, ये मेरा एसेट्स बनेगा, ये मेरा क्या बनेगा, एसेट्स। समझ गए। इसे हम कहाँ डालेंगे, अभी अपने एसेट में डालेंगे कि भाई देखो मैंने कंपनी को जो है ना एडवांस में पैसा दे दिया है अगले साल के इतने दिनों के लिए, कंपनी को एडवांस में पैसा दे दिया है, अगर कुछ भी होता है तो कंपनी जिम्मेदार है उसका, उस टाइम पे मेरी गाड़ी को कुछ भी होता है तो। यही तो होगा, ऐसे ही होगा ना। तो हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहां से यहां तक के दिन गिनेंगे हम, कितने दिन हुए। जैसे सपोज कितने का, 10,000 का इंश्योरेंस हुआ, ऐसे निकालोगे आप, ठीक है। 10,000 कितने दिनों का है टोटल, 365 दिनों का, पूरे साल का है ना 10,000 रुपए खर्चा। तो निकालो जरा कितना निकला, इसी को निकाल देते हैं, लगे हाथ। 10,000 डिवाइड बाय 365 डेज, यानी एक दिन का कितना बन गया मेरा ये, 27 रुपए 39 पैसे समथिंग, ठीक है। 27 रुपए 39 पैसे, इतना बन गया एक दिन का। क्या हुआ, सही किया ना, इतना बन गया। अब हम कैसे निकालेंगे कि इस साल का खर्चा कितना है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च के दिन गिन लो। अक्टूबर के कितने दिन, 31 दिन, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के इसमें कितने जाएंगे, 28 जाएंगे, और मार्च के 31 दिन। अब गिनो जरा ये दिन सारे कितने हो गए, 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, ये बन रहे मेरे 182 दिन, 182 डेज। यानी अब मैं क्या करूंगा, मुझे 182 दिन का खर्चा निकालना है ना। तो एक दिन का खर्चा कितना था मेरा, एक दिन का खर्चा था 27 रुपए 39 पैसे, तो 182 दिन का कितना बन गया मेरा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 27 रुपए 39 पैसा, तो ये मेरा बन गया 4,985 रुपए, 4,985 रुपए, ये मेरा खर्चा है। अब 10,000 में से इसको माइनस कर दो, माइनस 4,985 रुपए, तो 5,015 रुपए जो है वो इस साल का है, ठीक है। 4,985 रुपए इस साल का है, ठीक है। सही कैलकुलेट किया होगा आई होप हमने, ठीक है। नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ पर सिर्फ प्रीपेड का वो देखना है कि कैसे आगे निकालेंगे मैं इसको, ठीक है। तो इस साल जो मैं एंट्री करूंगा, वो क्या एंट्री करूंगा मैं, वो कहाँ लेके जाऊंगा,
जो एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा मेरा, वो तो कितना जाएगा, 4,985, और जो एसेट्स अकाउंट में जाएगा मेरा, वो कितना जाएगा, 5,015 रुपए। अब ये 5,015 रुपए जो है वो हमेशा के लिए एसेट नहीं है मेरा। जैसे ही मेरा नया साल शुरू होगा ना, मैं इसको भी एक्सपेंस में डाल दूंगा फिर, क्योंकि उसी साल का एक्सपेंस तो है। फिर अगेन हम दूसरी इंश्योरेंस करेंगे 30 सितंबर के बाद, या 30 सितंबर को ही कर देंगे, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगी, दूसरी भी तो करनी है। फिर दूसरी कितने रुपए की होती है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है मनोज जी, डन, समझ आ गया। तो कोई भी चीज अगर प्रीपेड है तो वो हमारे एसेट्स है। एडवांस हमने किसी को दिए है, एसेट्स है। और किसी ने हमें एडवांस दिया है तो कोई हमें भी तो एडवांस दे सकता है, वो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी हो गई। मतलब हमें पैसा मिल गया पर उसके बदले काम करके हमें देना है दोस्तों। ठीक है, या तो फिर पैसे ही वापस करने पड़ेंगे या फिर काम करके देना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया पक्का, कोई दिक्कत मनीषा, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। हमारे क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं कि लायबिलिटीज होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे लायबिलिटीज होती है। हमारे डेटर हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। आपने LIC की, ये आपके लिए क्या है, एसेट्स है ना, एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया आपने। ठीक है, ओके। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, क्या आपकी लायबिलिटी। आपने अपने फ्रेंड को लोन दिया है, क्या है आपकी, एसेट्स हो गए। ठीक है, ओके। आपकी कोई जो है इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू हो चुकी है, बट आपने अभी पे नहीं की, वो क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, अच्छा कोई आपने इंस्टॉलमेंट एडवांस पे कर दी है, यार इस बार मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं 3 इंस्टॉलमेंट एक साथ पे कर देता हूँ, तो वो मेरे क्या क्या बन जाएगा, एसेट्स। ठीक है, टाइम टाइम पे जब भी आएगा तो मैं उसको लायबिलिटी से अपना एडजस्ट करता रहूंगा। ठीक है, आपने स्टाफ को सैलरी एडवांस में दे दी, आपने कहा 3 महीने की सैलरी एडवांस कर दो, आपके लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। उस एम्प्लॉय के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई। अब 3 महीने उसको बाप बोल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे आ गए हाथ में, है कि नहीं। ऐसे ही होता है ना, जब एम्प्लॉय लोन ले लेता है एम्प्लॉयर से, तो फिर उसको थोड़ा सा दबना पड़ता है। कोई भी हो, जिससे पैसे मांग लेते हैं फिर उससे जुबान नहीं लड़ा सकते, बोलो पैसे तो मार सकते हैं, जुबान नहीं लड़ा सकते, है ना। कब तक, जब तक उसने भरी महफिल में बेइज्जती नहीं कर दी, है ना। ओके, तो जिससे पैसे लेने हो, अगर वो ना दे रहा हो तो कुछ मत करो, जहां शादी में मिले वहां पैसे मांगो, किसी की मैयत में मिले वहां पैसे मांगो, कुछ भी फंक्शन हो रहा है जहां 10 आदमी खड़े हैं, हर जगह पैसा मांगो, कि भाई पैसे कब दे रहा है यार, ये बता। जैसे ही बोलो और भाई क्या हाल है, भाई हाल हो तो छोड़, तो ये बता पैसे कब दे रहा है। ठीक है, फिर तो या तो वो पैसे दे देगा या फिर हमेशा के लिए बोलचाल ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्लियर हो गई। ठीक है, थोड़ा सा आगे करें कि यहीं तक रखें, आगे करें। ठीक है, एक टॉपिक और आगे करते हैं, टॉपिक बड़ा है बट हम जल्दी निपटा लेंगे उसको। ठीक है, अच्छा अब एक चीज होती है, बताओ क्या चीज होती है, हम कोई भी पैसा दे रहे हैं, चाहे हम कुछ भी उससे ले रहे हैं, चाहे आप उसे कुछ भी नाम दो, है ना। भाई सपोज करो मैंने कोई मशीनरी लेनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू पे, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो क्या, अगर हम देखें उसको, तो क्या वो मेरा खर्चा नहीं है वैसे, भाई है तो खर्चा ही नहीं यार। भाई बिजनेस शुरू करना है, यहाँ पैसे लगते हैं भाई, 4-5 लाख खर्चा चाहिए शुरू में, ऐसे ही तो बोलते हैं। ये बोलते हो कि भाई हमें करंट असेट्स खरीदने पड़ेंगे, नॉन करंट असेट्स खरीदने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट लगेगी, ऐसे बोलेंगे। हम क्या बोलते सीधा, भाई खर्चा लगता है यार, पैसे लगते हैं शुरू में। तो अगर हमने मशीनरी भी ली है तो हमारा खर्चा ही ना, खर्चा ही तो हो रहा है। बट अकाउंट में उसको क्या कह रहे हैं हम, अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये आपका अभी खर्चा नहीं है, ये आपका एसेट है। ठीक है, बट हर एसेट्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर कोई हमारा फिक्स एसेट्स है तो धीरे धीरे खर्चे में ही तो जाएगा वो। भाई कोई चीज मैं पे कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे जैसे पैसा निकल रहा है, मैं कुछ ना कुछ खर्चा ही कर रहा हूँ,
ठीक है। अब ये मशीनरी है, मैंने इसके लिए सपोज 10 लाख रुपए पे कर दिए, तो 10 लाख मेरा खर्चा ही तो है, 10 लाख मेरा क्या है, खर्चा ही है ना। बट हम कह रहे हैं अकाउंटेंसी में, हम कह रहे हैं देखो अगर आप 10 लाख रुपए एक ही बारे में बोलोगे ना मेरा खर्चा है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, हम कह रहे हैं देखो ये मशीन है, ये आपकी कितने साल चलेगी, वो कह रहा है मेरी 10 साल चलेगी आराम से। मेरी कितने साल चलेगी, 10 साल चलेगी। मैं 10 साल इस मशीन से लगातार चीजें बनाऊंगा और बेचूंगा, मेरे को इसका फायदा 10 सालों तक होगा। तो अकाउंटेंसी सेज कि भाई आप एक काम करो ना यार, इसको 10 सालों का ही खर्चा मानो फिर। ये खर्चा आपका 1 साल का है ही नहीं ना, ये खर्चा कितने सालों का है आपका, 10 सालों का। तो आप एक काम करो, हम पहले साल आप 1 लाख रुपए 10 सालों में डिवाइड करेंगे, 10 लाख ही बनेगा। दूसरे साल 1 लाख रुपए, तीसरे साल 1 लाख रुपए, हर साल 1 1 लाख रुपए आप इसको खर्चा मानो। भाई पहले साल हमने दिखाया 10 लाख रुपए की मशीनरी हमारे पास फिक्स एसेट पड़ा है, हमने कहा जी 1 साल रुपए, 1 साल में 1 लाख रुपए का इसका खर्चा है। खर्चा है मतलब 1 लाख रुपए से इसकी वैल्यू कम हो गई, अब उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम ही होती जाएगी ना, है ना। हमने माना डेप्रिसिएशन लगा लिया हमने, तो उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट में क्या लगता है, डेप्रिसिएशन ही लगता है ना, कि भाई हर साल इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, जैसे गाड़ी की वैल्यू कम हो रही है, कंप्यूटर की वैल्यू कम हो रही है, बेचारे को गर्मी हो रही है यार, पसीने आ रहे हैं। चलो यही वाला टॉपिक कराते हैं आज, फिर कल करेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना, एसेट्स की वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं पहले साल आपने कहा जी मैंने मशीनरी ली है, ठीक है, और मशीनरी को मैंने यूज करना शुरू कर दिया है, मशीनरी ली है प्लस यूज करना भी शुरू कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, अगर मेरी ऐसी पैक पड़ी है तो शायद उसकी वैल्यू कम ना हो, तो अगर पैक पड़ी है तो उसका जो है एक्सपेंस भी आपको क्लेम करने नहीं देगा, दिया जाएगा, ठीक है। कि भाई पैक पड़ी है, ऐसे तुम पता नहीं क्या क्या पैक करके बैठे होंगे, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि 10 लाख की मशीन थी, पहले साल आप बोलो तो उसमें भी कैलकुलेशन होगी, भाई 182 दिन से कम है कि ज़्यादा है। अगर 182 दिन है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा, उससे कम है तो आधे साल का मिलेगा, ऐसे, ठीक है। अकाउंटेंसी में तो हम दिन कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स में हम दिन कैलकुलेट ऐसे करेंगे, सीधा 182 दिन है उससे ज़्यादा, ठीक है। और अकाउंटेंसी में 5 दिन 4 दिन ऐसे भी निकालेंगे, महीने के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। बट हम उसके हिसाब से चलेंगे, इनकम टैक्स के हिसाब से, ओके। तो अब हमने कहा कि देखो जी, माना पूरे साल की बन रहा है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन बन रहा है, हमने मई में ही खरीद लिया उसको, तो 182 दिन से ज्यादा ही बनेगा यूज करने के लिए, है ना। तो हम कह रहे हैं कि एक काम करो, अब आप इसको बोलो कि 9 लाख रुपए का एसेट है, 1 लाख रुपए का एक्सपेंस हो गया, ऐसे इसको करोगे। अगले साल क्या करोगे, फिर 1 लाख रुपए एक्सपेंस में डालोगे, एसेट्स कितना बच जाएगा, 8 लाख रुपए का। फिर अगले साल 1 लाख रुपए एक्सपेंस में डाल दो, एसेट्स कितना बच जाएगा, 7 लाख रुपए। ऐसे करते 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 10वें साल में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आपका एसेट भी कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो स्क्रैप वैल्यू होती है कुछ, है ना, लास्ट में जो रीसेल में जो वैल्यू आती है उसको कम करके फिर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, क्योंकि भाई मैं कह रहा हूँ कि 10 साल बाद मेरी मशीन 1 लाख की बिक जाएगी, तो इट मीन्स 1 लाख रुपए तो आपको वापस मिलेगा, फिर आप 9 लाख रुपए के हिसाब से ही उसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके लगाओगे, ठीक है। ऐसे लगाएंगे हम, बट अभी हम मान के चल रहे हैं कुछ नहीं बिकेगा, ऐसे ही जाएगा बस, गायब हो जाएगी एकदम, ठीक है। तो ऐसे हम हर एसेट्स को क्या करेंगे, हम हर फिक्स एसेट्स को हम क्या करेंगे, ऐसे खर्चे में डालेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने कोई खर्चा किया है, कोई मैंने पैसे खर्च किए हैं और मेरे पास कोई चीज आई है, या तो मुझे उस चीज से पैसा वापस मिले तब मैं उसे एक्सपेंस ना मानूं, जब मुझे पैसा वापस ही नहीं मिलना उससे तो भाई मैं एक्सपेंस ही तो मानूंगा। बट एक्सपेंस मानने के तरीके हैं, एक्सपेंस मानने के तरीके हैं कि आप किस हिसाब से एक्सपेंसेस उसको बुक करोगे अपनी बुक में, ठीक है। सबसे मेन लफड़ा यही है, यहीं पे बंदे ऑडिट में फंसेंगे, यहीं पे जालसाजी करेंगे, भाई मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, है ना। तो इनकम टैक्स जो रूल बनाया गया, जो एक्ट बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है। इनकम टैक्स में भी ऐसा ही होता है जैसे अकाउंटेंसी में होता है, बट वहाँ वो हर चीज पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं। वो क्या, यहाँ आप कह सकते हो, यहाँ आपने बोला कि भाई मेरी गाड़ी है और वो जो है मैं 2 साल ही चलाऊंगा, तो डेप्रिसिएशन 2 साल में ही खत्म हो जाएगा, आप अपनी बुक्स में जो मर्जी करो भैया। बट डेप्रिसिएशन वाला कहता है, इनकम टैक्स के हिसाब से कहता है कि भाई हम आपको 15% से ज्यादा नहीं देंगे, चाहे आप 1 साल में खत्म करो चाहे 10 साल में खत्म करो, हमें कोई मतलब नहीं। बट मैक्सिमम जो डेप्रिसिएशन मिलेगा, जो खर्चा आप क्लेम कर सकते हो, वो कितना कर सकते हो, 15%। वो कहते हैं आपकी कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो मैक्सिमम 5% उस पर खर्चा लगेगा, 5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन ले लो, है कि नहीं।
पर तुम तो कुछ भी बोल सकते हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स जो एक्ट है, उसमें हम यही पढ़ेंगे खाली कि कौन सा खर्चा कितना अलाउड है, कौन सा खर्चा कितना अलाउड है। वरना तुम कहने को तो कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे कहने पे चलेंगे तो किसी की इनकम होगी ही नहीं, टैक्स जाएगा जीरो, सारा हिंदुस्तान लॉस में, और सारे बने हुए करोड़पति। कुछ सालों में ऐसा ही होगा, समझ गए? ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो एक्सपेंडिचर के ऊपर रहेगा। रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू, तीन तरीके के एक्सपेंडिचर हमने पढ़ने हैं। तो इसका अकाउंटिंग टर्म खत्म, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, कल आगे कर लेंगे। ओके।